तो आज हम लोगों को भाई स्टार्ट करना है 12th के अंदर फिजिक्स का चल रहा था हमारा टॉपिक। इसमें हम लोगों को आज पढ़ना है नाभिकीय बल कि नाभिकीय बल क्या है, इनकी विशेषताओं के बारे में हमें जानना है। तो नाभिकीय बल का मतलब है नाभिक के अंदर लगने वाला बल है क्या, नाभिकीय बल। अब ये सबसे पहले जाने कि ये जो नाभिकीय बल है ये लगता किनके किनके बीच है। अच्छा, नाभिक के अंदर केवल दो चीजें पाई जाती थी, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन एक से ज्यादा हो सकते हैं और न्यूट्रॉन भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो हो सकता है प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य लगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगे और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लग सकता है। तो नाभिकीय बल कहाँ लगता है, प्रोटॉन के जोड़ों पर या फिर न्यूट्रॉन के जोड़ों पर, या फिर कह सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल क्या है, नाभिकीय बल है। तो लिखेंगे यह प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के जोड़ों के मध्य व प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगता है। अच्छा, इससे एक बात क्या हो रही है कि ये चार्ज के ऊपर निर्भर नहीं करता, अतः यह आवेश पर निर्भर नहीं करता है, आवेश पर निर्भर नहीं करता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि ये जो हमारा नाभिकीय बल है ये बहुत ही शक्तिशाली बल होता है। यह बहुत शक्तिशाली होता है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये बहुत ही कम दूरी के मध्य लगता है। तो लिखेंगे यह बहुत सूक्ष्म दूरी के मध्य कार्य करता है। अगली बात याद करेंगे, आपने पढ़ा होगा चार्ज वाले में F व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के, यानी ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम के को पालन नहीं करता। तो लिखेंगे 4 नंबर पर यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करता है। ये हो गई बात हमारी नाभिकीय बल की। इतना अच्छा आप लोग पढ़ लेंगे, फिर हम लोगों का टॉपिक अब की बार स्टार्ट हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी, जिसे कहते हैं रेडियो एक्टिविता। चलिए पहले इतना लिखते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविता। चलिए हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिविता। तो अगली हेडिंग रहेगी हमारी रेडियो एक्टिविता। अगली हेडिंग है हमारी रेडियो एक्टिविता। इंग्लिश में इसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब पहले ये जान ले रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है, इसको समझे। कोई एक ऐसा पदार्थ जो किसी प्रकार की विकिरण का उत्सर्जन करता है, यानी कोई ऐसा पदार्थ जो अपने अंदर से किसी प्रकार की विकिरण को निकालता है, रेडिएशंस को निकालता है, उस पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो धर्मी पदार्थ
तथा उसके इस गुण को रेडियो एक्टिविता कहा जाता है या रेडियो धर्मिता कहा जाता है। चलिए लिखते हैं, इसकी रेडियो एक्टिविता का परिभाषा क्या होगी। ऐसे पदार्थ जो विकिरण का उत्सर्जन करते हैं उन्हें रेडियोधर्मी पदार्थ तथा इनके इस गुण को रेडियो एक्टिविता कहते हैं। रेडियो एक्टिविता कहते हैं। तो ये बात हो गई हमारी रेडियो एक्टिविता की। अब रेडियो एक्टिविता के ऊपर जो है एक एक्सपेरिमेंट है, तो हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविता का प्रयोग, या जिसे ही कहते हैं कितने प्रकार की विकिरण का उत्सर्जन होता है। तो सबसे पहले अगला हमारी हेडिंग रहेगी रेडियो धर्मिता या एक्टिविता, एक ही बात है, रेडियो धर्मिता का प्रयोग, और इसी को जानते हैं विकिरण के प्रकार। इसी प्रयोग से हमें चलता है पता विकिरण के प्रकार का। अब इस प्रयोग में क्या किया गया, एक पदार्थ दिया गया जो कैसा था, रेडियो एक्टिव पदार्थ था। उस पदार्थ को रख दिया गया एक धनावेशित और ऋणावेशित प्लेट के ऊपर। ये मान लीजिए ऋणावेशित प्लेट है और ये एक धनावेशित प्लेट है। तो इससे कुछ विकिरण निकलकर धनावेश की तरफ गई और कुछ ऋणावेश की तरफ गई, इस तरीके से, और कुछ सीधे निकल गई। जो धनावेश की तरफ गई विकिरण उन्हें कहा गया बीटा, जो ऋणावेश की तरफ गई उन्हें कहा गया अल्फा, और जो ना ही ऋणावेश और ना ही धनावेश की तरफ से सीधे निकल गई उन्हें कहा गया गामा। उन्हें क्या कहा गया भैया, गामा कहा गया। तो इस प्रयोग में क्या किया गया, और ये पदार्थ कौन सा है, रेडियो एक्टिव पदार्थ, इसको कहेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ। ये है हमारी धन प्लेट, और ये है हमारी ऋण प्लेट। इतना लिखेंगे, फिर हम लोग इसके बारे में, इसके गुणों को, लक्षणों को पढ़ेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए देखते हैं भाई, इसको बिगाड़ा जाए। चलो देखते हैं भाई। तो पहली बात, इस प्रयोग में एक रेडियोधर्मी प्लेट के मध्य धन प्लेट तथा ऋण प्लेट स्थापित की गई। अच्छा, जब ऐसा किया गया तो निष्कर्ष क्या निकलता है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे निष्कर्ष। तो 3 निष्कर्ष आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहला निष्कर्ष क्या हुआ कि कुछ विकिरण धन प्लेट की ओर आकर्षित हुई, जिन्हें बीटा किरण कहा गया, और वो जो धन प्लेट की ओर जाएगा वो कैसी होंगी, ऋण होंगी। तो लिखेंगे कुछ विकिरण
धन प्लेट की ओर आकर्षित हुई उन्हें बीटा किरणें कहा गया, जो ऋणावेशित थी। अच्छा, जब ऋणावेशित होगी तभी तो धन की ओर आकर्षित होगी। अगली बात, कुछ किरणें या कुछ विकिरण ऋण प्लेट की ओर आकर्षित हुई उन्हें अल्फा किरणें कहा गया, जो धनावेशित थी। फिर क्या लिखेंगे तीसरे बार में कि कुछ किरणें ऐसी थी जो बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। तो लिखेंगे कुछ किरणें या कुछ विकिरण बिना विचलित हुए सीधे चली गई, जिन्हें गामा किरणें कहा गया, जिन पर या जो उदासीन थी, इतनी बात आपको याद रखनी है इसके अंदर। फिर हम लोग चलेंगे आगे, इसके बारे में और पढ़ेंगे। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली हेडिंग करते हैं हम लोग रेडियो एक्टिव क्षरण के नियम। रेडियो एक्टिव क्षरण के नियम तो पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव क्षरण के नियम। सबसे पहले यह एक स्वतः प्रोसेस है, स्वतः चलित प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ये किसी भी बाह्य कारक पर निर्भर नहीं करती। जैसे आप अगर टेम्परेचर या दाब को बढ़ा या घटा देते हैं तो इसके ऊपर कोई भी फर्क, कोई भी अंतर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो लिखेंगे यह स्वतः चलित प्रक्रिया है। इस पर बाह्य कारक जैसे ताप, दाब आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि एक ही समय पर केवल एक ही प्रकार के विकिरण का उत्सर्जन होता है। कहने का अर्थ ये है कि एक ही समय पर क्या होता है, केवल एक ही प्रकार का उत्सर्जन होता है।
दूसरे प्रकार यानी अल्फा का अगर उत्सर्जन हो रहा है तो अल्फा का उत्सर्जन होगा, बीटा का हो रहा है तो बीटा का होगा। ऐसा नहीं कि एक ही साथ अल्फा का भी हो, बीटा का भी हो, गामा का भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लोग लिखेंगे एक ही समय पर एक ही प्रकार का उत्सर्जन होता है। इतना आपको याद रखना है कि एक ही समय पर क्या होता है, एक ही प्रकार का उत्सर्जन होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, क्या कि जो अल्फा होता है, अल्फा कण जो होता है, अल्फा रेडिएशन होता है, उसको हम लोग T2He4 से दिखाते हैं अल्फा को। यानी यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से या अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो पैतृक नाभिक के अंदर 4 का मतलब क्या है, परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। कितनी की कमी हो जाएगी, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी। किसके, पैतृक नाभिक के अंदर। तो लिखेंगे अल्फा कण उत्सर्जन में, अल्फा कण उत्सर्जन में पैतृक नाभिक, पैतृक का मतलब क्या है, जिससे निकल रहा है, पिता के समान। पैतृक नाभिक में परमाणु भार 4 की कमी तथा परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी। 2 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। चलिए अब एक उदाहरण की मदद से देखते हैं, आपको हर एक चीज क्लियर होगी यहाँ पर। जैसे मान लीजिए एक हमारा नाभिक पेरेंट है, X मान लिया, ये Z है, ये A है, ये पेरेंट नाभिक है, पैतृक नाभिक है। इससे क्या हुआ, एक अल्फा कण गुजर गया, निकल गया। तो बताइए यहाँ पर जो नया बनेगा नाभिक, मान लीजिए Y बनेगा, उसके अंदर कितनी की कमी हो जाएगी, 4 की। तो A में से 4 चला जाएगा, Z में से कितना चला जाएगा, 2। तो लिखेंगे Z-2 और यहाँ पर बन क्या जाएगा, अल्फा कण। तो अल्फा बन गया और अल्फा होता क्या है, इधर 2 हो जाएंगे, इधर 4। ये इस प्रकार से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है। तो ये लिखेंगे क्या होगा, अगर अल्फा कण निकलता है तो परमाणु भार में या द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। तो ये कब होगा, जब हमारा अल्फा कण निकलता है तब यह क्रिया होगी। चलिए इतना लिखते हैं, इतना ही रखेंगे, फिर बाकी के जो 3 नियम बचते हैं वो कल की क्लास में पढ़ेंगे।